जी कैफिट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 26। और आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं और एक पास पेपर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस डिस्कस नहीं किया। ऐसे ही है, असाइनमेंट आपने की है। 5 हो गए थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। अच्छा चलिए, तो उससे ऑनवर्ड आगे जो क्वेश्चंस हैं अब हम आज की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया था फॉर सिचुएशन वाला, फॉर रिजर्शन वाला, ये भी 3 4, ये भी हो गया। हाँ 6 से स्टार्ट। ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है और आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बैंक में कौन सा नंबर है? 95। पास पेपर में किस स्टैंडर्ड में टेस्ट हुआ था? स्प्रिंग 2010। स्टार्ट करें। Direct confirmation of balances due from customers are obtained to satisfy the objective of ensuring that the customer exists and owes the specific amount to the company at a certain date। यानी वो बताना ये चाह रहा है कि कंफर्मेशन से आप एग्जिस्टेंस की असर्शन भी वेरीफाई करते हैं और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की असर्शन भी। ठीक। रिक्वायर्ड, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? ए state the circumstances in which an auditor may decide not to circulate the request for direct confirmation। कहता है नॉर्मली तो ऑडिटर्स की दिली ख्वाहिश होती है कि कंफर्मेशन लेटर सेंड करूं, वो सर्कमस्टेंसेस बताए जिनमें ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करेगा। जी कॉर्नर वाले भाई जो चुप करके आंखें नीचे करके बैठे, बताइए कौन सी सिचुएशन है जिनमें ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करेगा? बताइए, जल्दी से बताइए। इनहेरेंट रिस्क है, रिस्क इज लो, और आगे नहीं जिससे पूछ रहा है वो बताया। और बैलेंस इज इमटेरियल, एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्सेज, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नॉट टू सर्कुलेट कंफर्मेशन एंड रिक्वेस्ट इज रीजनेबल। ये 4 क्यों नहीं याद करके आया आप? बी, what are the factors that an auditor considers while designing the request for direct confirmation? डायरेक्ट कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट डिजाइन करते हुए ऑडिटर कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करता है? कंफर्मेशन डिजाइन करते हुए ऑडिटर कौन से फैक्टर कंसीडर करता है? जी बताइए भाई, कौन से फैक्टर कंसीडर करता है? टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन। टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन से क्या मुराद है? इंटरिम डेट या फाइनल डेट। शाबाश, आगे टाइमिंग की बात। एप्रोप्रिएट पार्टीज, कैसे किन पार्टीज को सेलेक्ट किया जाता है कंफर्मेशन के लिए? किन किन पार्टीज को सेलेक्ट किया जाता है कंफर्मेशन के लिए? डेटर क्राइटेरिया नहीं, डेटर्स के अंदर किन किन पार्टीज को, कंफर्मिंग पार्टीज किन किन को सेलेक्ट किया जाएगा? जिनमें रिस्क ज्यादा हो, जिनका बैलेंस ज्यादा हो, ठीक है, इनको फोकस किया जाता है। और रिमेनिंग पॉपुलेशन में से सैंपल बेस्ड पैटर्न को सेलेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड, क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस रिक्वेस्ट किया जाता है कि अदर इंफॉर्मेशन भी? शाबाश। और टाइप ऑफ कंफर्मेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी सीएफओ से या कोई जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो उससे साइन करवाए जाते हैं कंफर्मेशन के ऊपर, ताकि जब हम डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक या लॉयर्स को लेटर सेंड करें तो उन्हें पता चले मैनेजमेंट की तरफ से इजाजत लेके हमने उनको लेटर सेंड किया। और एंड पे समरी बनाते हैं। बिल्कुल। Describe the alternative audit procedure which may be conducted if the customer does not reply to a request for confirmation। कोई नहीं बोलेगा। जी बताइए क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हैं? क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हैं अगर कस्टमर रिप्लाई नहीं करता तो? कैश पेड टू सप्लायर आफ्टर ईयर एंड। इफ कैश इज नॉट पेड और पार्टली पेड तो फिर क्या करना? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। और रिकंसिलिएशन, कट ऑफ, अकाउंट स्टेटमेंट, 0 नंबर, 0 नंबर। बता सकता है कोई क्यों? सेंटेंस फॉर्म में तो आएगा, सेंटेंस फॉर्म में मैं सुन भी नहीं रहा, की पॉइंट से सुन रहा हूं। कस्टमर कहा है, सप्लायर नहीं कहा।
सप्लाई कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रोसीजर बताने हैं, कैश पेड की बात नहीं करनी, कैश रिसीव्ड की बात करनी है, ठीक है जी। कट ऑफ ऑन परचेजेस की बात नहीं करनी, कट ऑफ ऑन सेल्स की बात करनी है, ठीक है। इस चीज़ का मैंने आपको खास तौर पे कहा था कि ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करने के नेगेटिव कंफर्मेशन है किस चीज़ का, और दूसरा कि कंफर्मेशन किसको, डेटर्स को कि क्रेडिटर्स को। तो ये कस्टमर थी, इसमें डेटर्स। क्लियर हो गया ये प्रोसीजर? तो क्लियर है ना, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, you are the manager on the audit of Ghazi Power Limited GPL, a gas transmission and distribution company for the year ending 31st October 2011. On the company's request, your firm has agreed to complete the audit by 20th November 2011. कंपनी ने रिक्वेस्ट किया, आपने कहा ठीक है, अक्टूबर के यानी 20 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट साइन कर देंगे। कितने दिन के अंदर अंदर? 20 दिन के अंदर अंदर। नॉर्मली 20 दिन के अंदर अंदर सारे साल का ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक टेक्निक है हमारे पास जिस इंटरिम ऑडिट की। इंटरिम ऑडिट में क्या करते हैं, फिर हम कुछ प्रोसीजर, बहुत से प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म कर लेते हैं और बाकी के जो 1-2 महीनों के रह जाते हैं ईयर एंड के बाद। What audit procedure should be performed at year end if request for confirmation of balance are sent on 31st August 2011? अगर कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट 31 अगस्त को भेज दी जाए तो फिर क्या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे? जी मेरे भाई बताइए। सर ये जो रिकंसाइल डेटर्स बैलेंस क्वेश्चन समझ आ गया ना? इंटरिम ऑडिट में कंफर्मेशन लेटर सेंड किया है, फाइनल ऑडिट पे आप मजीद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? रिकंसाइल डेटर्स बैलेंस, रिकंसाइल डेटर्स बैलेंस, रिकंसाइल क्रेडिटर्स बैलेंस, रिकंसाइल क्रेडिटर्स बैलेंस, इन्वेंटरी काउंट, इन्वेंटरी काउंट। तीन है? तीन पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? व्हाट ऑडिट प्रोसीजर सर? कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस सर, कंफर्मेशन करेंगे सर, कंफर्मेशन ऑफ फ्रॉम डेटर्स, कंफर्मेशन फ्रॉम। वो ये कह रहा है कि आपका ईयर एंड है 31 अक्टूबर, आपने 31 अगस्त को कंफर्मेशन लेटर सेंड किए थे, लेकिन चूंकि आपने रिपोर्ट देनी है 31 अक्टूबर की, तो अगस्त का बैलेंस तो डेटर्स का कंफर्म हो गया, अगस्त का। तो अब सितंबर और अक्टूबर में जो उनकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको वेरीफाई करने के लिए मजीद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे, फिर ट्रांजैक्शन का सैंपल सेलेक्ट करके टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर मेजर ट्रांजैक्शन का सैंपल सेलेक्ट करके टेस्ट ऑफ डिटेल, और फिर भी अगर एविडेंस ना मिले तो कंफर्मेशन लेटर दोबारा सेंड कर देंगे। कंफर्मेशन लेटर दोबारा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम। आपने यहाँ पे एंड में ये लिखा कंफर्मेशन लेटर दोबारा सेंड करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन लेटर सेंड करने में उसका जवाब आने में प्रैक्टिकली तकरीबन कोई 1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि आप लेटर अगर सेंड करें ना अगर यहाँ से, तो वो पहुँचते पहुँचते 5-6 दिन लग जाएंगे, फिर वो बंदा वेरिफिकेशन करेगा, फिर सेंड करेगा, तो फिर वापस आते आते 6-7 दिन और लग जाएंगे, तो तकरीबन महीना, सवा महीना, 1.5 महीना लग जाता है कंफर्मेशन उसे परफॉर्म। आपके पास दिन कम है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि कंफर्मेशन लेटर सेंड भी करनी है। क्विक रिस्पॉन्स लेने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन था? नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं, नेगेटिव कंफर्मेशन के क्राइटेरिया में कहीं ये था कि टाइम कम हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करो, कहीं था क्या था फिर नेगेटिव कंफर्मेशन का क्राइटेरिया? हाँ क्राइटेरिया क्या था बताइए? आपने गलत क्राइटेरिया नेगेटिव में इन कर दिया ना, तो इसका मतलब है आपको सही भी याद नहीं है। रिस्क असेसमेंट है ना, नेगेटिव कंफर्मेशन क्राइटेरिया होता है, ज़हन से निकल गया। शाबाश, आप बता सकते हैं ये क्या है यार? क्या ये क्या करके क्या आते हैं आप? याद नहीं कर रहे आजकल? नहीं, रोजे में तो दिमाग तेज हो जाता है, खाली पेट जो है ना दिमाग ज्यादा काम करता है, आपको पता है ये? नींद खाना खाने के बाद आती है, पहले नहीं आती। हाँ, छोटे होते घर वालों से नाराज होते थे ना, तो ना खाना मिलता था ना नींद आती थी, भूल गए हैं? तो खाली पेट हो तो नींद, पेट भरा हो ना तो फिर नींद आती है। सारी मुझे टाइम ना जाया करो, मुझे ये बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन की क्या है कंडीशंस? क्या कंडीशंस है? क्लास में कोई एक स्टूडेंट भी है इस क्लास में जो बता सके कि नेगेटिव कंफर्मेशन किन सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है? भाई आप ही रहने दो, मेहरबानी रहने दो आप।
जी बताएं। सर मैरिड Population consists of large number of small balances. Inherent risk and control risk is low, and auditor has obtained operating factors about internal controls. Very low exception rate is expected, or auditor is not aware of any circumstances that confirming party will disregard. एक्सेप्शन रेट लो कितने परसेंट को लो कहते हैं? 15% या उससे कम को लो कहते हैं। और डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। यानी अगर हमें पता हो कि कंफर्मिंग पार्टी इग्नोर कर देगी, वो पहले भी जवाब नहीं देती, इस साल भी जवाब नहीं देगी, तो हमें नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है? नहीं है। शाबाश। तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन तो बता दी, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन उधर ही खड़ा है, क्या कि इंटरम डेट पे कंफर्मेशन सेंड किया, फाइनल डेट पे कंपैरिजन कर लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, टेस्ट ऑफ डिटेल कर लिया, लेकिन अभी भी तसल्ली नहीं हुई, आपने कहा कंफर्मेशन लेटर दोबारा सेंड करेंगे। कर सकते हैं ना, लेकिन कंफर्मेशन लेटर दोबारा सेंड करने में टाइम लगता है। टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे? ईमेल कर सकते हैं। शाबाश। खुद जाके विजिट कर सकते हैं और उनसे कंफर्म करवा सकते हैं पर्सनली, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, शाबाश। चलिए, तो ये समझ आ गया आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 8, कंफर्मेशन ऑफ द एंड ऑफ द ईयर बैंक बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर। ईयर एंड पे बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना एक अहम प्रोसीजर है। बिल्कुल, हम भी एग्री करते हैं, ना सिर्फ अहम बल्कि रिक्वायर्ड प्रोसीजर है। रिक्वायरमेंट कर एक्सप्लेन द प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन ए बैंक कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम जैक कंपनी। यानी क्लाइंट, आपका एक क्लाइंट है जैक, आपने बैंक कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है, उसके प्रोसीजर बताइए। टाइम, वही स्टेप, टाइमिंग डिसाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करनी है। अच्छा, इसमें सेलेक्टिंग पार्टीज की बजाय हम कहेंगे ऑल पार्टीज को सेलेक्ट करना है। बैंक में सबको करना, लॉयर्स के केस में भी सबको करना होता है। शाबाश। क्वेश्चन 9, डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट एविडेंस दैट सर्टेन अकाउंट बैलेंसेस एंड आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड। ये तो उसका इंट्रोडक्टरी लाइन है। रिक्वायरमेंट वगैरह डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन में फर्क बताएं। पॉजिटिव कंफर्मेशन में अगर आपका रिप्लाई ना आए, पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिप्लाई ना आए तो उसको हम एक्सेप्टेंस समझेंगे, मतलब उसको हम एक्सेप्टेंस समझेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिप्लाई ना आए, फर्क क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन में हम रिप्लाई रिक्वेस्ट करते हैं इन ऑल केसेस वेदर पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज। नेगेटिव कंफर्मेशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं रिप्लाई ओनली इन केस पार्टी डिसएग्रीज। ये डिफरेंस है। B, briefly describe the risk associated with each of the above type of confirmation and the steps that auditor usually takes to avoid such risk. Avoid का मतलब है reduce करने के लिए। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूं वही बताएगा। जी आप बताइए। वो कह रहा है, ऊपर उसने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन दो टाइप्स हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन में कह रहा है क्या रिस्क होता है बताइए, और आपने बताना है कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है। एक मिनट, जिससे पूछा बताया पॉजिटिव में क्या रिस्क होता है। हाँ, अगर बैलेंस जो आपने कंफर्म करना है वो रिक्वेस्ट में इंक्लूड कर दिया ना, रिस्क है। क्या रिस्क है? वो विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन साइन करके वापस भेज देंगे। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ब्लैंक कंफर्मेशन सेंड करके। ब्लैंक कंफर्मेशन कैसी कंफर्मेशन होती है? जिसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं, बैलेंस नहीं होता। अब इसका मतलब कंफर्मिंग पार्टी खुद से बैलेंस, ठीक है। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या रिस्क है? अच्छा, जितना हैरान हो के आपने मुझे देखा है ना, मैं उतना ही परेशान हो गया हूँ। नेगेटिव कंफर्मेशन पता है क्या होती है? क्या होती है नेगेटिव कंफर्मेशन? एक तो होती है पॉजिटिव और जो दूसरी वाली होती है वो होती है नेगेटिव। हाँ, कि अगर बैलेंस डिसएग्री है तो फिर रिप्लाई करो। बैलेंस एग्री है तो
नेगेटिव कन्फर्मेशन में रिस्क क्या होता है? नेगेटिव कन्फर्मेशन में कन्फर्मेशन लॉस हो सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट एविडेंस नहीं होता। एक्सप्लिसिट एविडेंस का मतलब क्या है? हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्लियर एविडेंस मौजूद है, हम कहते हैं जवाब नहीं आया ना, यही इस बात का सबूत है कि बैलेंस एग्रीड है, हालांकि उसका तो बैलेंस रास्ते में गुम हो गया हो। तो रिस्क क्या है इसमें? कंफर्मेशन में भी लॉस्ट, और हम क्या समझ रहे होंगे? बैलेंस इज एग्रीड, बैलेंस इज एग्रीड। इसको अवॉइड कैसे करते हैं? इसको अवॉइड इस तरीके से करेंगे कि सिर्फ उसी सिचुएशन में यूज करेंगे इसको जिसमें 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, सिर्फ, वरना बाकी इसको इंक्लूड, यानी नॉर्मली नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज नहीं करते। कब करेंगे? जब चारों कंडीशंस पूरी हो। और अगर आप उसमें देखें तो चारों कंडीशंस ही ऐसी हैं कि उसमें हम समझते हैं कि वाकई हालात बड़े फेवरेबल हैं और इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज किया जा। जैसे उसमें एक कंडीशन से यह भी बताया कि ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड। इसका मतलब है अगर हमें शक होगा ना कि कंफर्मिंग पार्टी इग्नोर करती है रिक्वेस्ट को, उसे नेगेटिव भेजनी ही नहीं, पॉजिटिव भेजनी है। ठीक है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन की चारों कंडीशन यहां पे हम लिख देंगे। और ये ज़हन में रखिएगा, कब एक कंसेप्ट है कि कब कंफर्मेशन को आप ओमिट कर सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट है कब नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करनी है, ये अलग कंसेप्ट है। एक दो पॉइंट दोनों के कॉमन है, लेकिन बेसिकली अलग कंसेप्ट है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। ये समझ आ रही है बात की? दोनों में से ज्यादा अहम कंसेप्ट हमारे लिए कौन सा भला, कि किन सिचुएशन में नेगेटिव कंफर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं। वो 4 सिचुएशन हमारे लिए वो कंसेप्ट ज्यादा अहम है। P clear? Explain under what circumstances an auditor may decide to use negative confirmation request. वही 4 बता दिए। इसका मतलब यह हुआ जब यहाँ पे हम बताएंगे ना कि नेगेटिव कंफर्मेशन को ऑडिटर कैसे अवॉइड कर सकता, रिड्यूस कर सकता है, तो सिर्फ इतनी बात लिखेंगे, बाय परफॉर्मिंग नेगेटिव कंफर्मेशन ओनली इन दो सिचुएशंस वेयर ऑल 4 कंडीशंस आर मेट। वो 4 कंडीशंस बी में नहीं लिखेंगे, सिर्फ रेफरेंस देंगे, रेफरेंस देंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन का रिस्क कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इसको सिर्फ उस सिचुएशन में यूज करके जब चारों कंडीशन पूरी हो रही। लेकिन चारों कंडीशन बी में नहीं लिखनी, वो किस पार्ट में लिखनी है? क्योंकि जो चीज उसने सी पार्ट में स्पेसिफिकली रिक्वायर कर ली हो, उसे कभी भी फिर बी और ए में प्रोड्यूस नहीं करते हो। बात समझ आ रही है? बी में लिख देते तो टाइम वेस्टेज होगी, आपको सी में दोबारा लिखना पड़ेगा। गलत नहीं है, वो मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा। मार्क ना 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 ये नहीं कर सकते, पार्ट सी का आंसर इज मेंशन्ड इन पार्ट बी। क्या बात? हाँ हाँ, स्टेप्स का मतलब यही है, वो सिंगल स्टेप ही लेंगे कि उस वक्त यूज करना है जब चारों कंडीशंस पूरी हो रही हो, यही स्टेप है हमारा। ठीक है, वो कंडीशन देखे, एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में डिसाइड टू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन। क्लियरली पार्ट सी में रिक्वायर कर रहा है कंडीशंस, उनको पार्ट डी में नहीं लिखना। जो कंडीशन पार्ट सी में पूछ रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर पार्ट बी में पूछ रहा है, उसे आपने किसी दूसरे पार्ट में मेंशन नहीं करना। अच्छा, यहां तक समझ आया तो मुझे बताइए आगे, क्योंकि आगे बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नेगेटिव, ऊपर सिर्फ हमने इलाज बताना है कि नेगेटिव कंफर्मेशन किन सिचुएशन में यूज करनी है, वो सिचुएशन जो है 4 सी में बतानी है। सी में कह रहा है आल्सो आइडेंटिफाई। अच्छा, ये वो कंसेप्ट है अगला आल्सो के बाद वाला, जो केस स्टडी में भी आपको बार बार दिखने को मिलेगा। आल्सो आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर में यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन। कह रहा है मुझे वो सर्कमस्टांसेस बताओ जब ऑडिटर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन यूज करता है। जब ऑडिटर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन यूज कर। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या हमने ये सीखा हुआ है कि ऑडिटर जब कभी सैंपल सेलेक्ट करता है ना, तो पहले पॉपुलेशन की क्लासेस बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ऑडिटर हमेशा पहले पॉपुलेशन की स्ट्रैटिफिकेशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है।
ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद सैंपल सेलेक्ट करेगा, तो क्लासिफिकेशन के बाद अगर एक क्लास हो ऐसी, कौन सी, जो हो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, और एक क्लास हो ऐसी जो हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, दोनों में फर्क नजर आ रहा है ना, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल। तो अगर दोनों क्लासेस हैं तो जो क्लास है ना स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, उसमें पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे, और जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस गलत। प्रोवाइडेड, देखें आपने लिखना कैसे है, आपने लिखना है इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, यानी दोनों तरह के है पॉपुलेशन, देन ऑडिटर किस पे पॉजिटिव सेंड करेगा, देन जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हैं उस पे पॉजिटिव सेंड करेगा, और जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हैं उन पे नेगेटिव सेंड करेगा, एज्यूमिंग फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर आल्सो मेट, और बाकी की कंडीशन लिख देंगे। आप नेगेटिव कंफर्मेशन के क्वेश्चन में कंडीशन नहीं ना लिखेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा। ये बात समझ आई आपको? नहीं, ये बात अभी समझ नहीं आई होनी, नहीं समझ आई होनी। ये जो दूसरी वाली है ना, सर्कमस्टेंसेस वेयर द आइटम में यूज कॉम्बिनेशन, ये नहीं समझ आई होनी। ये जरा पेज 189 पे है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 पे आइए। इसमें देखें उसने टोटल रिसीवेबल्स, टोटल डेटर्स की समरी आपको दी है, समरी दी है। इसमें उसने कितनी क्लासेस बनाई हैं? 4। इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन करना या क्लासिफिकेशन करना। 4 क्लासेस बनाई हैं। अब इसमें देखें हर क्लास सबका इकट्ठा डिसीजन कर रहा है कि हर क्लास का अलग-अलग डिसीजन कर रहा है कि इसको पॉजिटिव सेंड करना है कि नेगेटिव? नहीं, यही आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूटर है, ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है? बैलेंसेस है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, तो इस पे कौन सी कंफर्मेशन हुई? पॉजिटिव की। और जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक है ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, बहुत ज्यादा, तो इसमें कौन सी सेंटर होनी चाहिए? नेगेटिव। प्रोवाइडेड अदर 3 कंडीशंस आर आल्सो मेट। ये देखे कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर रहा, ये होता है कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट पता है क्या समझता है? स्टूडेंट कहता है सर कॉम्बिनेशन का मतलब है एक ही डाटा को पहले पॉजिटिव सेंड करो, फिर उसी डाटा को पहले नेगेटिव, बाद में नेगेटिव सेंड करो। ये है कॉम्बिनेशन का, ये मतलब हरगिज नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि डाटा की क्लासेस बनाओ, किसी क्लास को पॉजिटिव सेंड करो, किसी को नेगेटिव। देखिए इस क्वेश्चन में उसने कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है, कुछ डाटा पे पॉजिटिव और कुछ पे नेगेटिव। अब जाहिर है जिस क्लास, किस क्लास पे उसने नेगेटिव कंफर्मेशन यूज की होगी? जिस क्लास पे चारों कंडीशन पूरी हो रही हैं उसमें उसने नेगेटिव कंफर्मेशन यूज की होगी, और जिस क्लास पे चारों कंडीशन पूरी नहीं हो रही पॉजिटिव यूज की होगी। ऐसे ही हुआ होगा ना। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ आ गया? अब तो कॉम्बिनेशन का मतलब नहीं समझ पूछेंगे भाई, आप तो नहीं पूछेंगे, ये ऑनलाइन वाले भाई आप तो नहीं पूछेंगे, ये भाई पूछेंगे ऑनलाइन वाले बाद में, तो देखिएगा हफ्ते बाद पूछेंगे। बट कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है, कब कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है? सर क्या कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि एक ही डाटा को पहले पॉजिटिव और फिर उसी को जवाब ना आए तो बाद में नेगेटिव सेंड करते हैं, ये है कॉम्बिनेशन का मतलब? ये नहीं तो फिर क्या मतलब है कॉम्बिनेशन का? क्लासेस बनाओ, जिस क्लास पे चारों कंडीशन पूरी हो रही है नेगेटिव सेंड करो, और जिस पे कंडीशन पूरी नहीं हो रही यानी कुछ क्लास पे पॉजिटिव और कुछ क्लासेस पे नेगेटिव। ये है कॉम्बिनेशन का मतलब, ये है कॉम्बिनेशन का मतलब। बाकी अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको ये समझाया है, सैंपल दिया है। क्वेश्चन 14 नहीं सॉल्व करवाया आपको सॉल्व करवाया क्वेश्चन 9 का पार्ट सी सेकंड रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 14 अभी सॉल्व करवाते हैं, अभी इसकी बारी आएगी। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? आगे नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशन अंडर विच आइटर में सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। बार बार वही सवाल पूछ रहा है,
बार बार वही सवाल पूछ रहा है और हमने तो याद किया हुआ है, 10 दफा भी पूछेगा 10 दफा भी बता देंगे। बताएं भी इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल इज लो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस वेरी लो एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड आउटर इज। एक मिनट हरिए, ये जो आखिरी लाइन है ये कौन बोल के सुनाएगा? आखिरी लाइन सुनाइए। शाबाश। इट इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। बेहतरीन बेहतरीन। ये तो ICAP के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन था। इसका मतलब है जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं साथ साथ ICAP का स्टडी टेक्स्ट कवर हो ही रहा है, क्वेश्चन बैंक भी कवर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अगर आपको शक हो कि पता नहीं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो आप जाके ICAP का क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। बल्कि नहीं देखें देखें देखें, अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं देखें। हाँ, यही वजह है प्रैक्टिस में भी हम स्केप्टिसिज्म को दबा के रखते हैं। क्यों? जहां पे स्केप्टिसिज्म हाई होगा ना, काम ज्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्केप्टिसिज्म आप अगर मेरे पे अप्लाई करते हैं ना, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। कैसे? जाके ICAP का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको खोल के क्वेश्चन नंबर 135H पे जाके आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा जरा। You are the manager on the audit of Ghazi Power Limited GPLA gas transmission and distribution company for the year ending 31st October 2011. On the company's request, your firm has agreed to complete the audit by 20 नवंबर। तो ये भी किया नहीं है? अच्छा, वो उसका कोई और पार्ट होगा, ये और ठीक है। In order to meet the audit deadline, you are considering various measures which include sending requests for negative confirmation related to balances due on 31st August 2011. आपने 31 अगस्त पे जो बैलेंस कंफर्म करवाने चाह रहे हैं, यहां तक लाइन समझ आ रही है ना? कह रहा हूं 31 अगस्त 2011 टोटल डेटर्स एग्रीगेट ₹45 मिलियन। टोटल डेटर्स का टोटल कितना? 50% ऑफ द अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम 15 मेजर डेटर्स, whereas the total number of debtor is 2450। इसका मतलब है इस 45 मिलियन में से ये टोटल डेटर्स कितने हैं? 2450। इसका अब इसका क्लासेस उसने दे दी। क्लासेस बनाए, जरा क्लासेस बनाए, जल्दी से बनाए। 15 डेटर्स है, कितनी अमाउंट ड्यू है? 2225। और सॉरी 15 डेटर्स से अमाउंट ड्यू है 22.5 मिलियन, और बाकी 22.5 मिलियन कितने डेटर से ड्यू है? 2435 से। तो इसका मतलब उसने 2 क्लासेस बना ली। बताया था ना, ये क्लासिफिकेशन बनाने को हम ऑडिट में क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कर दी उसने। स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद अब मुझे बताइए, आपके सामने 2 क्लास है। एक क्लास क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस। ये जो 15 वाली है, 15 वाली, ये कौन सी क्लास है? शाबाश, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस वाली। और जो 2435 वाली है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल। इसका मतलब इससे हमने एक अहम चीज ये सीखी कि क्वेश्चन में पॉपुलेशन का कंपैरिजन करके हमें हमेशा पता चला करेगा क्या कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस कौन सा है और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस कौन सा। हमेशा कंपैरिजन करके पता चले करेगा। अगर एक क्लास 130 है और दूसरी 10 है, तो 130 है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, और अगर 130 है और दूसरी 15,000 है, तो फिर 130 स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हो गए। ये आपको कंपैरिजन करके पता चला करेगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके हमें पता चल गया 2 क्लासेस बन गई, एक स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, एक लार्ज। कह रहा है योर प्रीवियस experience with the client and the result of initial risk assessment procedures that the audit risk compliance statement is low। अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया क्वेश्चन? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ICAP का क्वेश्चन अटेम्प्ट 2011 क्वेश्चन 1 में कह रहा है whether it would be appropriate to use negative confirmation procedure in the above situation। नेगेटिव कंफर्मेशन सिर्फ 2235। एक मिनट है, आपने बताना, आप बताएं।
शाबाश, यही सुनना चाह रहा था। सबसे पहले कंडीशंस लिखेंगे और अक्सर कंडीशंस नहीं लिखते, चारों कंडीशन लिखेंगे। फिर नेगेटिव कंफर्मेशन आपको खास तौर पे बताया हुआ है, जब कभी नेगेटिव कंफर्मेशन का अप्रोप्रिएटनेस पूछे आपने प्रोसीजर लाजमी लिखना, इजी मार्क्स हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चल, इसके बाद सर बताएंगे कि 2235 लेटर जो से सॉरी 2435 लेटर्स हैं ना, उसको हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन तब सेंड करेंगे जब ऑल ऑफ द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन आर फुलफिल्ड। साइलेंट है तो दो पूरी हो रही हैं। एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट है, कौन सी दो पूरी हो रही हैं? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस और रिस्क लो, ये पूरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे दो क्लासेस हैं, पहली क्लास कौन सी है? पहले स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, पहली क्लास स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस वाली, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, जो मर्जी ले लो पहली, भाई कुछ तो ले लो। कौन सी आखिरी बात? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, यानी 2435 वाली क्लास। यस सर 2435 वाली क्लास में क्या लिखेंगे? सर इसमें लिखेंगे 2 रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, नेगेटिव कंफर्मेशन इज अप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड फॉलोइंग फर्दर 2 रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस आर आल्सो मेट, और नीचे वो 2 कंडीशन लिख देंगे। वो जो सर एक तो ऑडिटर इज नॉट, ठीक है, वो सब क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद दूसरी क्लास जो है 15 वाली, सर जो 15 वाली है उसके लिए सर हम पॉजिटिव कंफर्मेशन, उसके लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे। क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन को क्या देखिए, ये तो फौरन देख के अगर आपने टॉपिक पढ़ा आपको फौरन पता चल जाएगा 15 वालों पे पॉजिटिव है और 2435 पे नेगेटिव है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये मसला है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है हमारा मसला, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंट आपने कंडीशंस को मेंशन करके करना है ताकि पता चले इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिसीजन ले रहे हैं। कुछ समझ आया क्या कहा मैंने? नहीं आया? जो क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया उनका सवाल ये है कि जो 2 कंडीशन आपने मेंशन नहीं किया वो आपने अज्यूम किया पूरी हो रही हो, और अगर वो ना हो रही है तो क्या ये अजम्पशन ले सकते हैं? नहीं। जिनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, ये हमारी पूरे ऑडिट में ये रूल होगा, ये ध्यान रखिए, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं पूरे ऑडिट, कि जिन कंडीशंस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है उनमें अजम्पशन लेंगे कि वो पूरी हो रही, मेंशन करेंगे, लेकिन क्या अजम्पशन मेंशन करेंगे कि पूरी हो रही है, क्योंकि अगर उनमें कोई गड़बड़ हो ना तो क्वेश्चन में बता दे, उसका ना बताना मतलब गड़बड़। ठीक है। मैं भाईजान से पूछता, भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं सर में दर्द है, इसका मतलब है सर में दर्द है, टांग तो ठीक है ना, अज्यूम कर सकता हूँ कि इनकी टांग बाजू ठीक है, टांग बाजू में दर्द होती तो वो भी ना बता देते साथ। तो जब क्वेश्चन में कह रहा है कि मसला एक जगह पे है तो बाकियों के बारे में अज्यूम कर सकते हैं हम कि जिनके बारे में वो नहीं बता रहा वो चीज़ें ठीक है। तो आपने एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या अज्यूम करना है, वो कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन याद रखें एब्सेंस ऑफ कंडीशन और वायलेशन ऑफ कंडीशन में फर्क है। जब क्वेश्चन में क्लियरली कह दे कि रिस्क इज हाई तो फिर आप उसको अज्यूम नहीं करेंगे रिस्क इज लो, समझ रहे? जो कंडीशन क्वेश्चन में एब्सेंट है ना उसको अज्यूम करना है। अजम्पशन का रूल यही होता है, उस इंफॉर्मेशन को अज्यूम करना है जो उसने नहीं दी है। क्लियर मेरे भाई? आगे चले, अगला सवाल ये रहा आपके, ठहर जाए, ये थैंक्स कल वाला था, आज वाला नहीं है। आज वाला थैंक्स अभी आएगा, एक ही बात नहीं है। इधर चला गया डिस्प्ले, नो प्रॉब्लम। आ गया? हाँ जी। अच्छा, किताबें तो बंद कर दें, अब आप पढ़ना नहीं है आज हमने, आज हम पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं ना, पढ़ना नहीं, पढ़ना घर में पढ़ना था, पढ़ लिया सारा कुछ, बंद कर दें, नोट्स वगैरह बंद कर दें। कोई बड़ी अहम बात लगे ना, बहुत ही अहम बात जो पहले इससे हमें पता ही नहीं थी, वो लिखना चाहें तो साइड में कहीं लिख लें, वरना बंद करें। फोकस सामने, फोकस सामने कह ब्रीफली एक्सप्लेन। एंड वाले भाई नजर आ रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? जरा पढ़ के बताएं क्या लिखा है। With a situation where a debtor confirms a balance which is different from amount appearing in the confirmation request, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मुझे भाई बताइए
कौन सा केस है? वो जो 4 केस दिए उनमें से एक केस है। वाह वाह वाह। नहीं यानी इसमें करना क्या है? दिसंबर 28 को बैलेंस है? नहीं इस अच्छा इसमें सवाल क्या, मुझे सवाल तो समझा दे। वो कह रहा है हमने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और जब उसका जवाब है हम परेशान हो गए और हमने कहा ये क्या हो गया, हमने तो भेजा था 50 लाख का बैलेंस और डेटर कह रहे हैं मैंने 40 लाख देना है। ये है डिसएग्रीमेंट, यही है ना डिसएग्रीमेंट। तो अब यहां पे क्या करना है? क्या करना है? 1 मिनट है जिसे पूछ रहा हूं, क्या करना है? रिकंसिलिएशन हमने बनानी है कि क्लाइंट से कहेंगे तुम बनाओ? क्लाइंट से कहेंगे बनाओ और क्लाइंट रिकंसिलिएशन बना के लेके आएगा, फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंस क्यों आया, किस वजह से आया? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी आ सकता है। और ये हमारी क्लास का नहीं है स्टूडेंट, नहीं हमारी क्लास, मैंने इसे पहले इसे देखा ही नहीं कभी। यहां बैठते हैं, अच्छा वो जो सो रहे होते हैं वो है आप? नहीं ये आप याद क्यों नहीं करके आए? मेरे से लिखवा ले आपने, पिछले 3 दिन में ऑडिट घर जाके नहीं पढ़ा। हाँ आज देखा भाई, जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट है। शाबाश तो नहीं भाई को। जी भाईजान आप बता दीजिए। अच्छा पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए डिसएग्रीमेंट का जनरल वाला केस है कि स्पेसिफिक वाला? जनरल वाला। ये पता चल गया आपको? क्यों जनरल वाला पता चला? स्पेसिफिक रीजन नहीं बताइए, बताइए जल्दी से। ये किनका? क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन बताओ, शाबाश। उसे ऑडिटर चेक करेगा कि डिसएग्रीमेंट किसमें, क्या टाइमिंग डिफरेंस था, क्या ये मिस स्टेटमेंट इन कंफर्मिंग पार्टी रिगार्ड थे या मिस स्टेटमेंट इन। फिर इसके बाद अगर मिस स्टेटमेंट क्लाइंट रिकॉर्ड होगी तो फिर फर्दर मजीद देखेंगे, कहानी आगे लेके चलें क्या कि रिस्क ज्यादा हो जाएगा और ये कहीं वीकनेस इंटरनल कंट्रोल तो नहीं है, और अगर जानबूझ गया तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, in the course of verification of trade creditors of Mirpur Limited, you send 15 positive confirmations to supplier. जिससे पूछेगा वही बताएगा। The results have been summarized as under. पहला, 3 suppliers confirmed the balance. You came to know that bulk of the sales of these suppliers is made to Mirpur Limited. 3 suppliers confirmed the balance. कोई प्रॉब्लम? No sir. एविडेंस मिल गया? अल्टरनेटिव प्रोसेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। बल्क से कोई इशू नहीं है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बल्क बड़ा रिसीवेबल हो उसको तो हम बल्कि अच्छा सेलेक्ट करके जरूर पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करते हैं। हाँ अगर ये होता ना कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड किया, ऊपर लिखा था नेगेटिव, हम फिर इसमें गलती निकालते। आप बताइए अगर यही क्वेश्चन में ऊपर कहता नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की है और नीचे कहता कि बल्क ऑफ द सेल्स इज मेड टू दी सप्लायर्स, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम होती? फिर वो नेगेटिव वाली कंडीशंस पूरी नहीं हो रही होती। हम कहते हैं भाई बैलेंस तो आ गया लेकिन आपको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सेंड करना चाहिए था। क्यों पॉजिटिव सेंड करना चाहिए था? हाँ क्योंकि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस। लेकिन बहरहाल यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव ही किया है, बड़े 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 बैलेंसेस हैं लेकिन तो अच्छा किया। पहले में कोई इतराज तो नहीं किसी का। सेकंड में 5 सप्लायर्स कंफर्म द बैलेंस ओवर टेलीफोन। 1 मिनट आ रही है, जिससे पूछो 5 कंफर्म बैलेंस ऑन टेलीफोन, तो ठीक है? ठीक नहीं है? रिटर्न होना चाहिए। जो रिटर्न नहीं हो कंफर्मेशन नहीं, जो डायरेक्ट नहीं वो कंफर्मेशन नहीं, जो थर्ड पार्टी से नहीं वो भी कंफर्मेशन नहीं।
परे ठीक है। और जो पेपर पे नहीं वो कंफर्मेशन हो सकती है, ईमेल वाली कंफर्मेशन हो सकती है। रिदम ही तो तोड़ना था, रिदम बना हुआ था, रिदम ही तो जाके पेपर में वो तोड़ता है कि क्लास में जिस रिदम से जो क्वेश्चन किए होते हैं ना, पेपर में उस रिदम से क्वेश्चन नहीं आते, पेपर का रिदम कुछ और होता है। टेलीफोन क्लियर हो गया, टेलीफोन की कहानी। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे पार्टी से रिटर्न में कंफर्मेशन सेंड करे, और अगर वो ना करे तो नॉन रिस्पॉन्स हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा कोई नहीं बोलेगा, वो और कोई नहीं बोलेगा, नॉन रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कोई नहीं, मुझे क्या पता इस सवाल के केस में, यही तो पूछना था मैं। कैश ये रेंट के बाद कैश पेड हुआ है कि नहीं, और अगर पार्टी पेड किया तो हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। शाबाश, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, नो रिप्लाईज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग सप्लायर्स। अल्टरनेटिव, इसका मतलब है सेकंड में अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लिखने थे, सिर्फ लाइन लिख देते कि अगर उसका जवाब नहीं आता तो हम उसे नॉन रिस्पॉन्स कंसीडर करेंगे और अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताएंगे। अल्टरनेटिव प्रोसीजर सेकंड में नहीं लिखने, क्यों नहीं लिखने, अभी उसूल बताया, जिस पार्ट को, जिस चीज को उसने पार्ट 3 में पूछा है ना, उसको 1 या 2 में नहीं जवाब देना। क्लियर हो गया। 13 Question 14. The audit of Sehat Pharmaceutical Limited is in progress. Is in progress. Based on previous experience with the client and the initial test of control, auditor has assessed a low risk of material misstatement in the area of debtors. Debtors के एरिया में रिस्क असेसमेंट क्या है, लो है। इसका मतलब है एक कंडीशन पूरी करवा दी इसने। The data circularization summary depicts the following information. कस्टमर सेगमेंट है, ये क्लासिफिकेशन कर दी उसने, डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की, हॉस्पिटल क्लिनिक की, रिटेलर की। फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स है 12, 105, 100। बैलेंस आउटस्टैंडिंग ये क्या है कि इन कस्टमर से कितना बैलेंस रिसीवेबल है, इन कस्टमर से कितना रिसीवेबल है। फिर आगे क्या लिखा है, कंफर्मेशन कवर, यानी इसमें से कितनी पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया गया है, इनमें से कितने। एक गलती तो मुझे फौरन ही समझ आ गई, क्या कि भाई ये सिर्फ 12 डेटर्स थे और 75,000 तकरीबन 50% के करीब ड्यू था, तो सबको ही भेज देते, सबको ही भेज देते। इधर दूसरी लाइन में तो तुमने 30 बंदों को भेज दिया है, तीसरी कैटेगरी में 75 को भेज दिया है, तो यहाँ पे 75 को कंफर्मेशन भेज के भी वो एविडेंस नहीं मिल रहा होगा तुम्हें, जो यहाँ पे 4 को मजीद भेज के मिल जाता। हाँ, यहाँ पे 12 नहीं 8 का भेज के, 12 में से 8 को भेजा और 75 में। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी टॉप कैटेगरी होती है ना, उसमें सबको कवर करते हैं, बाकी को इसमें एवरेज बैलेंस देखे फिर भी कम आएगा। इसमें जो रिमेनिंग 4 थे उनका भी एवरेज बैलेंस जो है वो नीचे वाले से ज्यादा ही होगा। तो बहरहाल आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कहता है अमाउंट कवर्ड 70। अमाउंट कवर्ड का मतलब क्या है, इतनों में से इतने डेटर भेजे, नंबर ऑफ डेटर्स, और अमाउंट्स में देखें तो इतनी अमाउंट्स में से इतने को हमने वेरीफाई किया। ठीक है, समझ आ रही है, ये कॉलम समझ आ रहा है, कंफर्मेशन कवर्ड और अमाउंट कवर्ड। नेचर ऑफ कंफर्मेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कंफर्मेशन रिसीव्ड कितनों से हुई, कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई 28, 4। अच्छा मुझे ये बताइए, 8 में से कितनों ने कहा बैलेंस ओके है, जवाब 8 में से कितने, 7। एक ही गड़बड़, एक ही गड़बड़ लग रही है। 30 में से कितने, कितने की गड़बड़, 75 में से कितने। हाँ ये जेब में रखिएगा, असूल की बात,
पॉजिटिव में जिनका रिप्लाई ना आए वो गड़बड़ है, और नेगेटिव में जिसका रिप्लाई आए वो गड़बड़ है। पॉजिटिव में जिसका रिप्लाई ना आए वो गड़बड़ है, और नेगेटिव में आए वो गड़बड़ है। यानी पॉजिटिव में अगर हम एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करेंगे तो जिनका रिप्लाई फॉर एग्जांपल नहीं आया या डिसएग्रीमेंट वो एक्सेप्शन रेट में आएंगे, लेकिन नेगेटिव में जिनका रिप्लाई आ गया उनसे एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। भैया बात समझ आ रही है? स्टूडेंट कहने लगे सर एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करना है, 75 को लेटर सेंड किया था कंफर्मेशन, सिर्फ 4 का जवाब आया है, 71 का नहीं आया, तो एक्सेप्शन रेट ऐसे कैलकुलेट करें 71 डिवाइडेड बाय 75। क्या नहीं भाई, इसमें 71 जिनका जवाब नहीं आया ना वो ठीक है, वो एक्सेप्शन नहीं है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? जिनका जवाब आ गया। मसला गड़बड़ क्या है? पॉजिटिव में किन बैलेंसेस की गड़बड़ होती है? जिनका जवाब नहीं आता। नेगेटिव में किन की होती है? जिनका जवाब आ जाता है। टेबल समझ आ गया कि नहीं? एक दफा फिर गौर से देख लें। क्लासिफिकेशन की हुई है यानी स्ट्रेटिफिकेशन, बैलेंसेस बताए हुए हैं, टाइप ऑफ कंफर्मेशन, और आगे कंफर्मेशन जो रिसीव हुई है वो। अब देखिए आगे क्या कहता हूं। वो कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इवेल्युएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन का डिसीजन इवेल्युएट करो। क्या करो? नेगेटिव। अब देखें 2 को पॉजिटिव सेंड किया, 2 को नेगेटिव। सारे डिसीजन इवेल्युएट करें कि सिर्फ नेगेटिव? क्यों सारे क्यों ना करें? क्वेश्चन में उसने कहा ही नेगेटिव का हुआ है। तो यानी हमने देखना हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स को सही सेंड किया कि नहीं नेगेटिव, और रिटेलर्स को सही किया कि नहीं किया। ऐसे ही है। आगे नीचे इंफॉर्मेशन क्या कहता है? कहता है एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, 3 आउट ऑफ 7 कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स डिड नॉट एग्री। डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो हमारे इस पार्ट के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर पे कमेंट नहीं करना हमने, ठीक है ना? अगले किसी पार्ट के लिए हो सकता है रेलिवेंट हो। फिर कह रहे हैं वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स, ये भी एरर। Replies received from hospitals did not agree with the balance outstanding in SPL's record. However, the difference were reconciled by the audit staff. जो हॉस्पिटल से रिप्लाई आए वो एग्री नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये डिफरेंस रिजॉल्व हो गया। देखिए हमारे ऑडिट में रूल होता है, अगर कोई मसला रिजॉल्व हो जाए ना, रिकंसिलिएशन, तो हम ऐसे समझते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी लेकिन बाद में आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर ली, तो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी, हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो 4 मसले निकले थे, नेगेटिव में 4 का जवाब आया था, 4 मसले निकले थे ना, 4 का रिकंसाइल चारों हो गए। आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि डिफरेंस अब नील का है क्योंकि चारों के चारों रिजॉल्व हो गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर एक्सेप्शन आई तो सही, बाद में रिजॉल्व जरूर आई तो सही, तो हम एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करते हुए यूज करना चाहिए। ठीक है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, जैसे मर्जी कर ले आंसर सेम आएगा। हम इसको एक्सेप्शन कंसीडर कर लेते हैं, यानी इनिशियली एक्सेप्शन हमारे सामने आई, बाद में रिजॉल्व हो भी गई, लेकिन एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करते हुए इसको कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की, पहली नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन क्या है? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। लार्ज, अब मुझे बताइए ये कंडीशन पूरी हो रही है? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर में पूरी नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूटर है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा जो तीनों होलसेलर हॉस्पिटल रिटेलर्स है ना, तीनों, इनमें मुझे लग रहा है कि ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस ही हैं तीनों। बताइए आपका क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में पहली कंडीशन पूरी हो गई। कौन सी? नेगेटिव। हम क्या चेक कर रहे हैं कि हॉस्पिटल क्लिनिक को नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड किया, ठीक किया कि नहीं किया, यही देख रहे हैं ना।
तो पहली कंडीशन क्या है, लार्ज नंबर, वो कंडीशन पूरी हो रही है, हो रही, चलिए ठीक हो। दूसरी कंडीशन क्या है, अरे वो भी हो रही है, कैसा में दी हुई है। तीसरी कंडीशन क्या है, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करें। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर एक्सेप्शन रेट है 0 डिवाइडेड बाय 75 क्योंकि रिजॉल्व हो गया है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर आइडेंटिफाई हुआ तो सही ना, एक्सेप्शन तो आई ना, हम 4/75 करेंगे। दोनों में से जो मर्जी तरीका अडॉप्ट कर ले। 5 तो एक्सेप्शन रेट लो है, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताइए, अब और कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूं वही बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। अब बताइए, हमने कंडीशन बता दी, हमने ये बता दिया रिस्क लो है, हमने ये बता दिया पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, हमने ये बता दिया कि वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। तो अब बताइए क्या जस्टिफाई हो गया ना, नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है? अब कोई नहीं बोलेगा, हो गया ना, जस्टिफाई हो गया। एक कंडीशन रहती है, कौन सी कंडीशन रहती है, नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, वो कंडीशन लिखनी है। हम लिखेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड फोर्थ कंडीशन इज आल्सो मेट, और वो कंडीशन लिखेंगे। तो बताइए हॉस्पिटल क्लिनिक में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट हो गई? पक्की बात है, पक्की बात है। आगे चलते हैं, अब रिटेलर की वैल्यूएट करने हैं। रिटेलर में नीचे क्या कह रहा है, ऑल द 12 कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम रिटेलर शोड डिसएग्रीमेंट विद द रिकॉर्ड्स ऑफ एसपीएल, हाउएवर ओनली 2 कुड बी रिकंसाइल्ड। सबका डिसएग्रीमेंट हुआ था लेकिन सिर्फ 2 का 12 50 बेजी 12 का डिसएग्रीमेंट आया, जिनमें से 2 का डिसएग्रीमेंट ठीक हो गया। एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करें सारे अपना अपना। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने 12 डिवाइडेड बाय 50 पे कैलकुलेट करना है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर 2 रिजॉल्व हो गया, वो तो एक्सेप्शन शुरू में थी अब नहीं रही, तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा। जो मर्जी कर ले आंसर सेम रहे, कंक्लूजन सेम आएगा हमारा, फिगर चेंज होगी लेकिन कंक्लूजन सेम आएगा। क्या 24%। तो बताइए एक्सेप्शन रेट हाई है कि लो है? अब बाकी कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? चारों में से एक भी फारग तो नेगेटिव कंफर्मेशन यूज नहीं कर सकते, तो इसमें बाकी ये बताने की जरूरत नहीं है 2 पूरी हो रही है 1 पूरी नहीं हो रही, बल्कि क्या लिखें 1 पूरी नहीं हो रही, इस वजह से ये नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट अप्रोप्रिएट। कुछ समझ आई? पक्की बात है जी। देखिए पॉजिटिव कंफर्मेशन में लाजमी नहीं है एक्सेप्शन रेट लो हो कि हाई हो। पॉजिटिव कंफर्मेशन अगर आपने यूज करनी है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए है। हाँ बिल्कुल, अगर कंडीशन मेट नहीं हो रही ना कोई, इसका मतलब है नेगेटिव यूज नहीं करनी आपने, पॉजिटिव इन एनी केस यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन इन एनी केस यूज कर सकते हैं। कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो नेगेटिव यूज नहीं करनी, पॉजिटिव इन एनी केस यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? दोनों डिसीजन कर लिए हमने, आगे चलते हैं। अब अगला फैसला करते हैं। क्या कह रहे हैं? डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन आइटर शुड कंसीडर इन केस ऑफ बैलेंस एग्रीड, बैलेंस नॉट एग्रीड, रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड। पार्ट बी में कह रहा है डिटरमिन कोर्स ऑफ एक्शन द आइटर शुड कंसीडर इन केस ऑफ बैलेंस एग्रीड, बैलेंस नॉट एग्रीड, रिप्लाई। इसका मतलब है बी के अंदर उसने 3 रिक्वायरमेंट्स पूछ ली हैं। पहली कौन सी? बैलेंस एग्रीड में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा आइटर का? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, कुछ मजीद काम नहीं करना। बैलेंस नॉट एग्रीड, डिसएग्रीमेंट, रिकंसिलिएशन, डिफरेंसेस देखेंगे, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, वही छाप देंगे सारा। क्लियर? रिप्लाई नॉट रिसीव्ड में अल्टरनेटिव प्रोसीजर। सी में कह रहा है स्टेट द प्रोसीजर दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एसडीपीएल। ये एसडीपीएल क्या है?
One of the distributors, Slim Distributors Private Limited, has gone into winding up. Debtor bankrupt. The balance receivable from SDPL is outstanding since last 1 year. बैड डेट हो गया तो उस पे अब आपको करना क्या चाहिए, जितने अमाउंट रिकवरी होगी वो तो ठीक है, बाकी राइट ऑफ करनी चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे कंफर्म होगा कि कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है? प्रोसीजर बताइए भाई। बैड डेट हुआ तो यही करना है ना, जो रिकवरी एक्सपेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी सारी अमाउंट राइट ऑफ करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है और कितनी एक्सपेक्टेड नहीं है? ये प्रोसीजर खास तौर पे याद कर लें, आई कैप के फेवरेट हैं कि डेटर बैड डेट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? आई कैप के फेवरेट है, याद कर लेने हैं। आई कैप के फेवरेट प्रोसीजर हैं, याद कर लेने हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? लिक्विडेटर से, लॉयर नहीं, लिक्विडेट। लॉयर लीगल केस नहीं है, लिक्विडेटर से कर सकते हैं, लॉयर से नहीं। लीगल केस नहीं है, लिक्विडेटर पॉइंट हुआ होगा, लिक्विडेटर से पूछ सकते। और रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी से साइन करवाएंगे लेटर पे। लिक्विडेटर से पूछ लिया, वो तो रेलिवेंट अथॉरिटी से मुराद लिक्विडेटर ही है। जब लिक्विडेटर कंफर्मेशन सेंड कर देगा तो अगर वो फिर इसके बाद ये देख लेंगे ईयर एंड के बाद सच में कितना कैश रिसीव हुआ। मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे कि कितने को रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जब लिक्विडेटर से पूछ लिया तो मैनेजमेंट से पूछने का क्या फायदा होता है? बाज़ औक़ात मैनेजमेंट ने अपने पास कुछ सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें रखी होती हैं, तो मैनेजमेंट कहती है सर इसके पास एसेट नहीं भी है ना, हमने सिक्योरिटी या कोई गारंटी किसी बंदे की रखी हुई है, हमें पैसे पूरे मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना ज़रूरी होता है कि बताइए, मैनेजमेंट से पूछते हैं आपके ख्याल में कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और मैनेजमेंट फिर जितनी रिकवरी बताएगी उसको फिर हम प्रोसीजर से वेरीफाई करेंगे। जैसे मैनेजमेंट कहती है हम 100% रिकवरी एक्सपेक्टेड है, डेटर बैड डेट हो फिर भी 100%, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी सिक्योरिटी है, चीज़ें रखें। हम फिर एज ऑडिटर क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी है तो हमें भी दिखा दे कि उसकी अमाउंट डेट को कवर भी करती है कि नहीं करती। तो मैनेजमेंट से भी पूछना चाहिए कि सिर्फ लिक्विडेटर से पूछ लें? मैनेजमेंट से भी पूछना है, लिक्विडेटर से भी पूछना है। ये रन के बाद कलेक्शन कितनी रिसीव होती है वो भी देखनी है। और ऑलरेडी अगर कोई कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की लिक्विडेटर के साथ या डेटर के साथ चल रही थी उसको भी पढ़ लेंगे, जिसमें शायद कोई एक्सपेक्टेड रिकवरी की कोई बात की गई हो। तो डेटर बैड डेट हो तो उस पर जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, इनको आपने याद ज़रूर कर लेना है। क्लियर हो गया जी? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इसमें ए बी सी तीनों क्लियर हो गए। ये एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। कभी अगर फारिग बैठे हो ना, दिल करे कंफर्मेशन का एक ही क्वेश्चन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं कंफर्मेशन का, कौन सा करे तो ये वाला कर ले, ठीक है? लेकिन बार बार यही नहीं करना। अगर अगली दफ़ा अगले हफ्ते फिर दिल करे कि कंफर्मेशन की एक केस स्टडी करने, तो फिर ये नहीं, फिर कोई दूसरी केस स्टडी आगे आएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। टाइम हो गया, क्या मतलब? हाँ सवाल पूछिए। लिक्विडेटर कौन होता है? कंपनी ला नहीं पड़ा? अच्छा, कंपनी ला पुराने सिलेबस में पढ़ा होगा। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट पता है कौन होता है? बैंकरप्ट, जो अपना लोन अदा ना कर सके। तो कोर्ट कैसे कहती है भाई तूने लोगों का पैसा खाया, अब उनके पैसे वापस नहीं दे रहे, तुम्हें बिठाते हैं हम घर में, तुम्हारी जगह एक पर्सन अपॉइंट करते हैं हम। वो पर्सन तुम्हारी जायदाद का अंदाज़ा लगाएगा, तुम्हारी जितनी भी जायदाद है उसको बेचेगा, और जो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं उनको प्रोपोर्शनेट पैसे अदा करेगा। ये जो पर्सन कोर्ट अपॉइंट करता है ना, इसे कहते हैं लिक्विडेटर। जहां कहीं लिक्विडेटर है फौरन जहन में दूसरा लफ्ज आ जाए बैंकरप्ट, डेटर बैंकरप्ट। जहां कहीं लिक्विडेटर आए दूसरा लफ्ज क्या जहन में है? बैंकरप्सी। और जहां कहीं लॉयर आ जाए लीगल केस, ठीक है? लीगल केस में वर्ड यूज करना है लॉयर, और बैंकरप्सी में वर्ड यूज करना है लिक्विडेटर। क्लियर? ये चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम एंड करते हैं।
2 क्वेश्चन रह गए, एक छोटा सा, वैसे हिम्मत करते आप 10 मिनट में हो जाना था ये भी। अच्छा चलिए कल तसल्ली से करेंगे, ठीक है। चलिए टेस्ट होगा नहीं, टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट पहुंच चुका है टेस्ट रूम में, जाके टेस्ट देना है आपने जी। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट लाजमी देके जाना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।